रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं उनको फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है जी जिसमें गिवन इंफॉर्मेशन सारी ये लिखी हुई है सेट्स एंड वेन डायग्राम की। देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग एट अ होटल एंड दे आर अलाउड टू टेक पार्ट इन सेलिंग, स्विमिंग एंड गोल्फ। 3 तरह की एक्टिविटीज हैं। 4 people are allowed to take part in 4 people take part in all 3 एक्टिविटीज। तो जब इसको वेन डायग्राम पे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो सिनेरियो कौन सा वाला बनेगा? ये एक आ जाएगा आपके पास सेलिंग का, एक आ जाएगा आपके पास स्विमिंग का, और एक आ जाएगा आपके पास सिनेरियो किसका? गोल्फ का। यस और नो? बिल्कुल सही है। कहता है कि 4 people टेक पार्ट इन ऑल 3 एक्टिविटीज। ऑल 3 एक्टिविटीज में जो पार्ट लेंगे तो ये कौन सा वाला रीजन होगा? जो तीनों का कॉमन रीजन होगा, जो तीनों का इंटरसेक्शन वाला रीजन होगा। ठीक है बात के नहीं? ये वाला हो जाएगा हमारा स्विमिंग का, ये सेट हो जाएगा सेलिंग का, और ये हो जाएगा हमारा गोल्फ का। ये जो सा आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है ये नंबर ऑफ स्विमिंग इंटरसेक्शन सेलिंग इंटरसेक्शन गोल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस और नो? ये कहां पे लिख देंगे आप? यहां पर कॉमन रीजन इन ऑल द 3 सेट्स। यस और नो बच्चों? अगर आप इसको खुद कर लेते हैं ना, गलत कर लें फिर उसको ठीक कर लें मेरे हिसाब से, तो इट इज बेटर कि आप पहले एटलीस्ट एक दफा अपनी ट्राई लाजमी कर लें। ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 4 people वो लोग हैं जिन्होंने ऑल 3 एक्टिविटीज के अंदर हिस्सा लिया था। तो इट इज द कॉमन रीजन बिटवीन 3 सेट्स। पहली बात समझ आ गई? दूसरी बात, 17 people टेक पार्ट इन स्विमिंग एंड सेलिंग बट नॉट गोल्फ। स्विमिंग और सेलिंग के अंदर पार्ट लेते हैं लेकिन गोल्फ के अंदर पार्ट नहीं लेते। बात समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? सेलिंग एंड स्विमिंग बट नॉट गोल्फ। तो सेलिंग एंड स्विमिंग बट नॉट गोल्फ, सेलिंग एंड स्विमिंग, सेलिंग एंड स्विमिंग बट नॉट गोल्फ। ये वाली जगह कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी बच्चों? ये गोल्फ के आउटसाइड है लेकिन सेलिंग और स्विमिंग के अंदर शामिल है। समझ आई? ये भी डिस्कस कर लिया। फिर 21 people टेक पार्ट इन स्विमिंग एंड गोल्फ बट नॉट सेलिंग। स्विमिंग एंड गोल्फ अल्हम्दुलिल्लाह 21 people टेक पार्ट इन स्विमिंग एंड गोल्फ बट नॉट सेलिंग। ये भी डिस्कस हो गया। 12 people टेक पार्ट इन गोल्फ एंड सेलिंग बट नॉट स्विमिंग। गोल्फ एंड सेलिंग बट नॉट स्विमिंग कितने लोग थे जी? 12 यहां पे आ जाएगा। ये भी डिस्कस हो गया। 42 टेक पार्ट इन सेलिंग ओनली। सेलिंग ओनली वाला कौन सा हिस्सा है? जस्ट सेलिंग वाला। 42 people टेक पार्ट इन स्विमिंग ओनली। X people टेक पार्ट इन स्विमिंग ओनली। स्विमिंग ओनली कितने आ गए? X आ गए। स्विमिंग ओनली कितने आ गए? X आ गए। The number of people who take part in golf only are 2 less than the number of people who take part in swimming only. तो ये गोल्फ कितना हो जाएगा? X minus 2. 16 people do not take part in any of the activities. तो यहां पे कितना आ जाएगा? 16. ये वाली जगह कौन सी आएगी आपके पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेलिंग यूनियन स्विमिंग यूनियन गोल्फ का होल कॉम्प्लीमेंट। ऐसा ही है कि नहीं? तवज्जो रखें। किस किस का इसके साथ मैच कर रहा है सिनेरियो? इसका मतलब है आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बेहतर है ये। अब अगला सवाल है जी इसका। अगला सवाल है गिवन दैट देयर आर 250 people, गिवन दैट पार्ट बी है, तवज्जो रखें, गिवन दैट 250 people are staying at the hotel, are staying at the hotel, are staying at the hotel. Calculate X. सवाल थोड़ा सा लेंथी है, बस देख के इंसान जो उनसे ना थोड़ा डर जाता है, इतना बड़ा सवाल। हालांकि सवाल तो कितना शॉर्ट सा है, सवाल तो कितना शॉर्ट सा है, ऐसा ही है कि नहीं?
तो कैलकुलेट एक्स जब आप निकालेंगे तो एक्स का क्या आंसर आएगा बच्चों, क्योंकि उसने क्या बता दिया, टोटल कितने लोग हैं। गिवन इंफॉर्मेशन किसके साथ ताल्लुक रखती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके, टोटल पीपल 250 थे ना, नंबर पूरे रेक्टेंगल के, यूनिवर्सल सेट के कितने एलिमेंट्स हैं, 250 हैं। समझ आ रही। तो क्या होगा, इन तमाम नंबर्स का सम किसके बराबर होगा, 250 के बराबर होगा, क्योंकि ये लोगों की तादाद है ये सारी। तो इसको लिख लें जरा, 250 इज इक्वल्स टू, इन सारों को जरा सम अप करें, x प्लस x माइनस 2 प्लस 42 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 4। ठीक है, यहां से आपके पास x की वैल्यू 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 2x प्लस 110 इज इक्वल टू 250। जी बच्चों, 250 इज इक्वल टू 2x प्लस 110 दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 140/2 इज इक्वल टू, तो 70 बिलोंग कर रहा था स्विमिंग ओनली के साथ, तो इसकी तादाद कितनी हो गई, ये 70 हो गया, और गोल्फ ओनली कितना हो जाएगा, 68 हो गया। हेंस गोल्फ ओनली विल बी 68 एंड स्विमिंग ओनली विल बी, समझ आ रही कि नहीं, सॉरी, सेलिंग ओनली ना, ये तो 42 है ना, इसमें से माइनस, क्योंकि है ही ओनली है ना, पहले से ओनली है ये, इसमें से नहीं, मैं हर एक से माइनस नहीं कर रहा हूं, उसने ये लिखा हुआ है ओनली, जो सेलिंग ओनली के लोग हैं वो वैसे ही 42 है, सेलिंग ओनली वाले, स्विमिंग ओनली वाले x हैं, जो कंबाइंड है ना वो ये लिखे हुए हैं। समझ आ रही है। जो स्विमिंग और सेलिंग करते हैं वो है 21। आपने सुनी है बात के नहीं, जो स्विमिंग और सेलिंग करते हैं वो कितने हैं, 21। जो सेलिंग और गोल्फ करते हैं वो कितने हैं, 16। जो स्विमिंग और गोल्फ करते हैं वो कितने हैं, 25। ठीक है, अच्छा मुझे इसका जवाब निकाल के दिखाएं, इसका पार्ट भी है, नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट टेक पार्ट इन स्विमिंग। नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट टेक पार्ट इन स्विमिंग। यह है स्विमिंग का कॉम्प्लीमेंट, यस और नो। बड़ा सिंपल सा है ये, इट इज द स्विमिंग का कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्विमिंग निकाल के उसका क्या ले लेना बच्चों आपने, कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, 250 माइनस नंबर ऑफ पीपल ऑफ स्विमिंग, यस और नो। ये इक्वेशन समझ आइए आपको, ये क्या चीज थी आपकी, टोटल में से स्विमिंग को माइनस कर देंगे तो वो लोग आ जाएंगे जो स्विमिंग नहीं करते। तो 250 माइनस स्विमिंग वाले कितने लोग हैं, 70, 21, 4 और 17। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 70 प्लस 21 प्लस 4 प्लस 17, ये कितना बनता है आपके पास, 120, 112। ये हो जाएगा 250 माइनस 112, यस 112। तो इसका आंसर नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट टेक पार्ट इन स्विमिंग इज 138। इतने लोग हैं जो स्विमिंग में पार्ट नहीं लेते। 80 स्टडीड स्पेनिश, 35 स्टडीड French, X studied both
and Y studied neither French nor Spanish. Represent the given information on the Venn diagram. Represent the given information on Venn diagram. दो सेट्स आपने बनाने हैं, तवज्जो से सुने प्लीज। एक आपका है स्पेनिश का और एक है फ्रेंच का। यूनिवर्सल सेट की जो तादाद है, यूनिवर्सल सेट में 100 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्पेनिश 80 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फ्रेंच 35 है। बोथ में स्पेनिश और फ्रेंच के इंटरसेक्शन में कितने हैं? एक्स में। और जो कुछ नहीं पढ़ रहे वो कितने हैं? वाई है। वो कौन होगा? एस यूनियन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट, वो क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। क्या ये इंफॉर्मेशन आप सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम में? इज इट डिफिकल्ट और इजी? इजी है ना। यहां पे क्या आ जाएगा? एक्स आएगा। यहां पे क्या आएगा? वाई। स्पेनिश के टोटल कितने हैं? 80। तो स्पेनिश ओनली कितना हो जाएगा बच्चों? 80 माइनस एक्स। और फ्रेंच ओनली कितना हो जाएगा? 35 माइनस एक्स। अब फ्रेंच ओनली वाले को किस तरह से हम यहां पे सेट नोटेशन में लिखेंगे बताएं? फ्रेंच ओनली को किस तरह से लिखेंगे सेट नोटेशन में? स्पेनिश के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? फ्रेंच के साथ। स्पेनिश का कॉम्प्लीमेंट इज आउटसाइड स्पेनिश, समझ आ रही है कि नहीं? और फ्रेंच पूरे का पूरा। सिर्फ कॉमन रीजन कौन से वाला आएगा? ये वाला रीजन, ठीक है। तो इसके कितने हो गए? 35 माइनस एक्स। इसी तरह से स्पेनिश ओनली का कितना आ जाएगा? स्पेनिश ओनली कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम स्पेनिश इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड। सो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 80 माइनस बच्चों एक्स। 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है बात के नहीं? ये तो वैसे मैंने खुद से लिख दिया, अदरवाइज हमें सिर्फ रिक्वायर्ड क्या था? जस्ट आपने वेन डायग्राम बतानी थी उसको। वेन डायग्राम दिखा दी। एक्सप्रेस इन सेट नोटेशन द रीजन एक्स एंड वाई। पार्ट बी है इसका। एक्सप्रेस इन सेट नोटेशन द रीजन एक्स एंड वाई, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। एक्स एंड वाई को हम पहले ही बता चुके हैं। एक्स क्या है आपका? स्पेनिश इंटरसेक्शन फ्रेंच की तादाद है। और वाई क्या है आपके पास? स्पेनिश यूनियन फ्रेंच का होल कॉम्प्लीमेंट। सही है? ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं यहां पे। सही है ना? यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा, अगला सवाल है, मेक एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। यस, चूंकि वो जो कह रहा है सेट नोटेशन बनती ही इस तरह की है उसकी, ठीक है, क्योंकि इसने वो सेट्स नहीं दिए हुए जिसमें 1, 2, 3, 4 नहीं, इसमें तादाद बता रहा है। तो तादाद को हम सेट्स में बैलेंस इसी तरह से करते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, इसलिए n साथ लगा रहे हैं हम। ठीक है, अगर ये इस तरह से होता ना रयान मिर्जा, अगर ये ऐसी वाली बातें लिखी होती तब हम क्या करते हैं, इनको इनके साथ n ना लिखते, सेट नोटेशन में हम फिर n ना लिखते। लेकिन चूंकि यहाँ पे
ऐसी बात नहीं लिखी। इसको उसने कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसने नंबर ऑफ ए उसको ऐसे लिख के बताया। उसने हमें इंफॉर्मेशन ये दी हुई है, ये नहीं दी हुई, उसने ये दी हुई। तो इसलिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, n का 7 कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। इट्स द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। ठीक है। पार्ट सी है, कहता है रिप्रेजेंट, मेक एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, make an equation in terms of x and y। x and y की इक्वेशन कैसी बनेगी, 80 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 35 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट। 80 और 35 आपस में कितने हो गए, 115। 100 इधर आ गया, x भी उधर ले जाओ और y भी उधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। समझ आ रही है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। यहां तक लिख ले सारे बच्चे, यहां तक लिख लिया सारों ने, समझ आ गया। सवाल पूछें प्लीज इसमें से, अगर किसी का कोई कंसर्न है तो कंसर्न पूछें प्लीज। कोई सवाल है किसी का? अब एक और कॉन्सेप्ट है जो मोस्टली इसमें पूछा जाता है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है हमजा, एक और कॉन्सेप्ट है, कहता है फाइंड द लीस्ट एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y। क्वेश्चन लिखें, फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ, फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट possible value of x and y। Find the least and the greatest possible value of x and y। जी बच्चे, x की अलग से और y की अलग से। ऑब्वियसली जब आप x की एक लीस्ट निकालेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y क्या होगा, मैक्स हो जाएगा। समझ आ रही बात है कि नहीं? इस वक्त तो x और y दोनों क्या है, अननोन है ना, तो इसके दोनों पॉसिबिलिटीज हम चेक करते हैं। अब पहले सबसे पहले किसको चेक कर लेते हैं, x के लिए। x क्या चीज है भला, x इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्पेनिश एंड फ्रेंच बोथ, ऐसा ही है। और y क्या है, गर्ल्स एंड बॉयज, y क्या है, इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S यूनियन F का होल कॉम्प्लीमेंट। Nothing inside the sets, it's everything outside the set। अब इसकी भी एक आपने क्या चीज निकालनी है, लीस्ट वैल्यू, और एक आपने निकालनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू। एक लीस्ट वैल्यू निकालनी है और एक ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। सिमिलरली आपने इसकी भी क्या निकालनी है, एक लीस्ट वैल्यू निकालनी है और एक ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, अब इस सिनेरियो को जरा डिस्कस करते हैं बच्चों, इस सिनेरियो को जरा डिस्कस करते हैं। आप लोग ये जरा बना लें पहले एक दफा। मैं ना यहां पे सेट बना के ना आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करता हूं, वही वेन डायग्राम।
ये वाला रीजन और एक है कौन से वाला रीजन, आउटसाइड वाला रीजन। ये वाला रीजन कौन सा वाला है बताओ जरा मुझे, ओवरलैपिंग रीजन, कॉमन रीजन। कॉमन रीजन मैक्सिमम किस केस में होता है, इस वाले केस में, ओवरलैपिंग केस में, डिसजॉइंट वाले केस में, या सबसेट वाले केस में। मैक्सिमम पॉसिबल ये वाला रीजन कब होता है बच्चों, बताएं मुझे, जब क्या हो जाए, जब कौन सा वाला केस हो। देखो पहले तो ये बात याद रखें, सबसेट वाला केस क्या है, बड़े सेट के अंदर छोटा सेट आके पूरा क्या हो जाए, मर्ज कर जाए। छोटा सेट आके क्या हो जाए, मर्ज कर जाए। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। यह है आपका यूनिवर्सल सेट जिसकी तादाद कितनी है 100। यह है आपका बड़े वाला सेट स्पेनिश जिसकी तादाद कितनी है 80 है। यह वाला है आपका स्पेनिश वाला सेट, फ्रेंच वाला सेट जिसकी तादाद कितनी है 35। तो यहां से 35 आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस करना पड़ेगा ना। इसमें कितने लोग रह जाएंगे फिर 45 रह जाएंगे। स्पेनिश के कितने रह जाएंगे बच्चों, नहीं मतलब स्पेनिश को तो ओवरऑल वही 45 एंड 35 ही है, स्पेनिश ओनली के कितने हो जाएंगे 45। अब इन दोनों को मिला के जरा काउंट करना तो कितना बनता है ये 80, पीछे कितना रह जाएगा, कितना रह जाएगा। अब सुनो मेरी बात, ये वो वाहिद केस है जिसमें ओवरलैपिंग क्या होगी, मिनिमम या मैक्सिमम, मैक्सिमम होगी। क्योंकि पहले क्या था, पहले दो सेट्स थोड़े से ओवरलैप कर रहे थे ना, अब क्या हो गए, पूरे का पूरा उसमें ओवरलैप कर गया। छोटे वाला सेट पूरे का पूरा अंदर चला गया। जब छोटे वाला सेट सबसेट बन जाएगा तो दो चीजें हो रही हैं, एक तो ओवरलैपिंग भी मैक्सिमम आ जाएगी, क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग भी मैक्सिमम आ जाएगी, और ये जो आउटर जोन है ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि एक बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल आ जाएगा, मर्ज कर जाएगा। बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल क्या आ जाएगा, मर्ज कर जाएगा। तो जो छोटे सर्कल की अपनी जो उसने रेक्टेंगल में एरिया कंज्यूम किया हुआ था या अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब वो नहीं, वो सेट के अंदर ही चला गया, अपनी जगह उसने खाली छोड़ दी है। मतलब ये पूरे का पूरा सेट उठ के जब इसके अंदर आ जाएगा तो इसकी जगह क्या हो जाएगी, आउटर जोन क्या हो जाएगा, मिनिमम या मैक्सिमम हो जाएगा। आउटर जोन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कॉमन रीजन भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और आउटर रीजन भी क्या हो जाएगा। अब सुनो जरा, अब मैं इसको सबसेट से हटाता हूं, दोनों को मैं अलग कर देता हूं। अब इन दोनों का कॉमन रीजन कितना हो गया, अलग हो गए 0। और अब सारे का सारा क्या है, आउटर जोन बड़ा हो गया है, कम हो गया। अब यानी वो जो वाई वाला रीजन है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्योंकि क्या हो जाएगा इस केस में, मिनिमम वाले केस में, एक सेट इधर आ गया और दूसरा इधर आ गया। हर एक ने अपना अपना जोन सा है ना सर्कल बना लिया, अपना अपना सेट बना लिया। ये एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें कॉमन रीजन बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं, क्लियर हुआ ये। फिर से बताता हूं, जब आप दो सेट्स की बात कर रहे होते हैं, एक है दो सेट्स हैं इस तरह के, अब ये दो सेट्स जब आपस में मर्ज करते हैं तो कॉमन रीजन स्टार्ट हो जाता है इन दोनों का। अब मैक्सिमम कॉमन रीजन कब होगा, जब छोटे वाला सेट बड़े वाले के अंदर क्या कर जाए, हैं, कंप्लीटली फिल कर जाए। मतलब अब छोटे वाले सेट को अपना अलग से सर्कल बनाने की जरूरत, तो उसकी जो जगह है वो तो खाली रह जाएगी, तो वो जो आउटर जोन है वो तो मैक्सिमम हो जाएगा, फिर एम्प्टी जोन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर उस केस में, मैक्सिमम आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी उस केस में, मैक्सिमम आ जाएगी। y की वैल्यू, अच्छा इसकी इसी का दूसरा नाम भी है, जब y मैक्सिमम होगा तो वो सिर्फ होता सबसेट के केस में है, वो तब होता है जब सबसेट बन जाए, छोटे वाला बड़े के अंदर मर्ज कर जाए। और ये भी वाहिद केस है जिसमें इंटरसेक्शन की वैल्यू भी सबसे बड़ी आएगी, क्योंकि पूरा छोटा सेट पूरे का पूरा इंटरसेक्शन दे देगा। जो छोटे सेट की वैल्यू होगी वो सारी की सारी इंटरसेक्शन की वैल्यू भी आएगी। इसका जो वाइस वर्सा है या ऑपोजिट केस है वो ये है कि अभी तो कंप्लीट सबसेट है ना, बिल्कुल डिसजॉइंट हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता कि हर सवाल में डिसजॉइंट जस्टिफाइड होता है, जैसे यहां पे ये जस्टिफाइड है, यहां पर ये वाली बात क्या है बच्चों, जस्टिफाइड है, क्योंकि बैलेंस कर रही है ना, 20 और 80 मिला के 100 बन रहा है। डिसजॉइंट बैलेंस नहीं करेगा इसको, लेकिन अलबत्ता एज अ स्टैंडर्ड केस कंसीडर किया जाता है उसको,
एज अ स्टैंडर्ड केस डिसजॉइंट को कंसीडर किया जाता है। किसके लिए? डिसजॉइंट एक वाहिद केस है जिसमें ओवरलैपिंग रीजन मिनिमम होता है। समझ आ रही है कि नहीं? ओवरलैपिंग रीजन मिनिमम होता है, और सबसेट वाला केस वो है जिसमें ओवरलैपिंग रीजन मैक्सिमम होता है। समझ आ रही है कि ये स्टैंडर्ड केसेस हैं ये। लेकिन ये सवाल टू सवाल देखा जाता है कहां पे बात जस्टिफाई हो रही है और कहां पे बात जस्टिफाई नहीं हो रही। यहां पे ये वाली बात जस्टिफाई होती है, लेकिन ये पता क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर यहां पे आप स्पेनिश के लिखोगे ना 80, फ्रेंच के लिखोगे आप मिसाल के तौर पे 35 थे, आउटर जोन पे बेशक 0 कर दो आप, ये 100 के इक्वल बनते हैं कि नहीं बनते? इनको किसके इक्वल टेक्निकली होना चाहिए था? अक्सर औकात सवाल हो सकते हैं ऐसे कि उसमें ये जस्टिफाई करता हो ये ना करता हो, या अक्सर औकात सवाल ऐसे हो सकते हैं जिसमें दोनों जस्टिफाई करते हो। तो हम पता क्या करते होते हैं, हम इन दोनों को एज स्टैंडर्ड केसेस लेते होते हैं। दोनों को क्या लेते हैं? इसको स्टैंडर्ड केसेस। सबसेट वाला केस हमेशा आपको कौन सी वाली वैल्यू देता है? सबसेट बेशक आपका कॉमन रीजन हो या आपका आउटर रीजन हो। ये वाला कौन सा वाला जोन होगा? कॉमन जोन कह लें इसको। और ये वाला कौन सा जोन है? आउटर जोन। एक कॉमन जोन हो गया और दूसरा कौन सा जोन है? आउटर जोन है। बात समझ आ रही है सारों को कि नहीं? तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आउटर जोन की भी कब आती है? जब, वेरी गुड, जब कौन सा वाला केस होगा? सबसेट वाला केस होगा। मिनिमम वैल्यू नेचुरली इसमें डिसजॉइंट में आती है, लेकिन यहां पे डिसजॉइंट तो सही नहीं है ना, बैलेंस नहीं हो रही इक्वेशन। मैं यहां पे लिख सकता था कि ये डिसजॉइंट के केस में आता है, लीस्ट वैल्यू डिसजॉइंट के केस में आती है, ओवरलैपिंग की भी और आउटर जोन की भी, लेकिन यहां पर गिवन वैल्यूज के मुताबिक जस्टिफाई नहीं हो रही बात। आउटर जोन को मैं 0 भी कर दूं तो इन दोनों सेट की 35 और 1 ये जो 80 है मिला के 115 बन जाता है। ठीक है बात क्या नहीं? सो सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो तो निकालें। ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉमन जोन की ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू? जी बच्चों, मैक्स वैल्यू आ जाएगी आपकी 35 और इसकी भी मैक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। कितनी आ जाएगी? 20। और ये दोनों किस केस में है? सबसेट के केस में। किस केस में है? सबसेट के केस में है। ठीक हुआ ये कि नहीं? ये लार्जेस्ट वैल्यू आ गई, y की लार्जेस्ट वैल्यू, ये x की लार्जेस्ट वैल्यू। अब मुझे बताओ, बात जरा समझना, मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे डिसजॉइंट वाला केस लेना चाहिए था, आइडियली ये वाला केस लेना चाहिए था, लेकिन ये तो जस्टिफाइड नहीं है, इसलिए ये नहीं लूंगा। कौन सा वाला लूंगा? ओवरलैपिंग वाला रीजन लूंगा। अब यहां पे ओवरलैपिंग में आंसर क्या आता है? x किसके बराबर है? 15 माइनस y के। x किसके बराबर है? 15 माइनस y के, बस प्लस, सॉरी 15 प्लस y के। अब ये बात बड़ी दुरुस्त आपने कही कि 15 प्लस y, क्योंकि यहां से एक कॉन्सेप्ट है, x की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? जब y की सबसे वैल्यू छोटी होगी। क्या ख्याल है? मतलब देखो, हमने वो पढ़ा था ना पहले, वो जो हम इनइक्वालिटीज वाली कोई बात पढ़ रहे थे कि जी ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, प्लस में सबसे छोटी वैल्यू कब मुमकिन है? जब ये दोनों क्या हो? छोटे हो। जब ये दोनों क्या हो? छोटे हो। 15 तो कांस्टेंट नंबर है, उसको तो आप छोटा नहीं कर सकते, वो तो अपनी जगह पे रहेगा। y को तो खेल सकते हो ना इसके साथ, y के साथ तो आप लोग थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं ना। तो y को क्या कर दें हम लोग? अगर 0 कर दें तो यहां पर y अगर क्या बन जाए, यानी कि मिनिमम वैल्यू y की क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग x की सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 15। आप y को बढ़ाओ, y को 1 कर लो, y को 2 कर लो, y को 3 कर लो, y को 4 कर लो, x भी बढ़ता जाएगा। तो जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y है वो मुमकिन ही क्या है? माइनस में नहीं जा सकते हैं। y क्या है? तादाद है लोगों की। इट इज द नंबर ऑफ पीपल, दैट इज व्हाई y इज
least possible value can be 0. It can not be minus something, because I told you कि it is the students. ये क्या है? Students है. तो minimum number of students are 0. मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आइडियली ये वाला केस है फॉर मैक्सिमम चीजें निकालने के लिए, आइडियली ये वाला केस है मिनिमम कॉमन एंड आउटर जोन निकालने के लिए। यहां पर ये जस्टिफाई नहीं होता था, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, छोड़ा और इस तरफ आ गए। और इधर जब आए तो एक इक्वेशन थी हमारे पास, x इज इक्वल टू 15 प्लस y। x की मिनिमम वैल्यू मुमकिन ही तब है जब y की वैल्यू मिनिमम हो, और y की मिनिमम मुमकिन ही क्या है, 0 डाल लें, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये याद रखें, इक्वेशन बैलेंस ही है। मतलब आप इनको अगर आप देखें, यहां पे y की वैल्यू 0 लिखें, यहां पे 35 माइनस x, यहां पे 80 माइनस x आप करें, आप इन तीनों चीजों को जरा ऐड करें, आपके पास 100 ही आएगा। आपके पास क्या आएगा, 100 ही आएगा। जैसे आप x की वैल्यू 15 रखें, x की वैल्यू क्या रखें, 15, ये वाली कितनी आ जाएगी आपके पास, 80 माइनस 15, दिस विल बिकम 65। ये क्या बन जाएगा आपके पास, 35 माइनस 15, इट विल बिकम कितना, 20। और इसके अंदर अपना कितना है, ये कितना है खुद, तो जरा इनको ऐड करो, 15 और 65 और 20, क्या ये 100 बनता है कि नहीं बनता? देखें, वो हमेशा बैलेंस्ड ही होगा, क्योंकि यहाँ पे y की वजह से खराबी आनी थी, लेकिन y हमने पहले क्या कर लिया, हमने कहा y 0 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x क्या हो जाएगा, 15। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? अच्छा, एक और अगर सवाल आया तो उसमें ये भी देख लेना, लेकिन आइडियली आपको सबसे पहले ये 2 केसेस कंसीडर करने चाहिए। ये किसके लिए होता है, मैक्स केस है ये है फॉर मैक्स केस, और ये किसके लिए है, फॉर मिनिमम केस। समझ आ रही है? मैक्स केस कौन सा वाला है, सबसेट, और ये वाला कौन सा वाला है, डिसजॉइंट वाला। ये कौन सा वाला केस है, डिसजॉइंट वाला। बात समझ आ रही है कि नहीं? समझ आया? इसको एब्जॉर्ब करें, आखिरी सवाल कराते हैं, फिर हमारा सेक्शन खत्म हो जाएगा। पॉज करें, बोले मनी लेने, एक मिनट पॉज नहीं करें, एक मिनट। मेरा एक सवाल है, वैसे ही एक सवाल जनरल मेरे जहन में आ रहा है। मिसाल लेते हैं, ये जी हमारे पास कितने लोग हैं, जरा सुनना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी का सवाल है। नंबर ऑफ पीपल हु स्टडीड स्पेनिश कितने हैं कितने हैं, 80 हैं। यार अल्फाज पे सारी गेम प्रोबेबिलिटी में और सेट्स में और स्टैटिस्टिक में सारी की सारी गेम अल्फाज समझने की है। तो मैंने सवाल ये पूछा कि कितने लोग हैं जो स्टडीड स्पेनिश, कितने लोग हैं हु स्टडीड स्पेनिश ओनली इस केस में, ठीक है। वैसे एग्जांपल ले रहा हूं, सवाल आता है अक्सर औकात, अ स्टूडेंट इज चोजन रैंडमली फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु स्टडीज स्पेनिश ओनली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट the student studies French also. No. मेरा सवाल यह है कि आपने स्पेनिश पढ़ने वाले बच्चों में से एक बच्चा रैंडमली पिक किया, you picked a student randomly from the students who studies Spanish, find the probability that this student studies French also. अब ये रेड वाला सर्कल आपका यूनिवर्सल बन गया, समझ आई? आपने रैंडमली एक बच्चा पिक किया उन बच्चों में से जो स्पेनिश पढ़ते थे, तो अब आपने 100 को नहीं कंसीडर करना, किसको कंसीडर करना है, 80 को, स्पेनिश को कंसीडर करना है। अब उस स्पेनिश में से कितने लोग फ्रेंच पढ़ रहे हैं, कितने लोग फ्रेंच पढ़ रहे हैं, 15। कितने लोग फ्रेंच पढ़ रहे हैं, 15। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, आप एक रैंडमली बच्चा पिक करेंगे तो वो फ्रेंच पढ़ेगा, 15/। इसी तरह से अगर एक बच्चा आपने पिक किया किस में से, फ्रेंच में से, फ्रेंच में से एक बच्चा पिक किया एंड वो बच्चा स्पेनिश भी पढ़ता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 15/35। समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर हुआ?
आपने इसमें से एक बच्चा पिक किया, 100 में से एक बच्चा पिक किया और वो कुछ भी नहीं पढ़ता, प्रोबेबिलिटी क्या है? क्योंकि वो हर कोई कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। इस वाले केस में बात समझ आ रही है कि नहीं? आपने स्पेनिश वाले में से एक बच्चा पिक किया, स्पेनिश में कितने बच्चे हैं इस वक्त? कितने बच्चे हैं स्पेनिश में? कितने बच्चे हैं? एंड ही कम्स आउट टू बी द स्टूडेंट हु स्टडीज फ्रेंच आल्सो, 35 बाय, एंड दैट स्टूडेंट कम्स आउट टू बी द वन जो कि सिर्फ स्पेनिश पढ़ता है, 45 बाय 80। समझ आ रही है कि नहीं? A student is chosen randomly from the students who studies French. जरा सवाल समझना आप, ठीक है? A student is chosen randomly from the students who studies French. What is the probability that the student studies Spanish also? Yes, 35 by 35। मतलब आपने किस में से बच्चा पिक किया? इसमें से। अब ये सेट ऐसा सेट है जिसमें फ्रेंच भी है और जिसमें स्पेनिश भी है, लेकिन इसको डिफाइन करेंगे स्टूडेंट हु इज चोजन रैंडमली फ्रॉम द फ्रेंच। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट स्टडीज स्पेनिश आल्सो? ये स्पेनिश, सारे के सारे स्पेनिश भी पढ़ रहे हैं क्योंकि ये किसके सेट के अंदर हैं? ये स्पेनिश के सेट के अंदर है, सबसेट है। तो ये 35 जून से हैं, ये फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं और स्पेनिश भी पढ़ रहे हैं। समझ आ रही है कि नहीं? अब मुझे बताएं कितने स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं पढ़ रहे, प्रोबेबिलिटी क्या है? 20 बाय 100, या तो 1 बाय 5 या तो 0.2। समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर हुआ सारों को? क्लियर हुआ? एक सवाल लिखें, देयर आर 24 स्टूडेंट्स ऑन अ स्कूल ट्रिप, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू और जिन्होंने दोनों खाया है उसकी भी स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। यानी कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये है, यूनिवर्सल सेट में 24 की तादाद है, सैंडविच 11 ने खाया है, बनाना 9 ने खाया है, जिन्होंने कुछ नहीं खाया सैंडविच यूनियन बनाना का होल कॉम्प्लीमेंट है, वो कितने लोग हैं? x है। तो जो जनरल केस है वो कौन सा वाला है? हाँ बच्चों, जनरल केस यस, ओवरलैपिंग होता है। जनरल केस ओवरलैपिंग है। यहां से 2 फर्दर केसेस निकलेंगे। एक निकलेगा कौन से वाला? सबसेट वाला, और एक निकलेगा कौन से वाला? डिसजॉइंट वाला। जनरल केस कौन सा बनेगा? ओवरलैपिंग में एक बन गया सैंडविच और एक बन गया बनाना। ठीक है बात? एक बन गया सैंडविच और एक बन गया बनाना। यहां पे आ जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट, यहां पे आ जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये वाला रीजन? बच्चों, गर्ल्स आपको नजर आ रहा है? ये रीजन क्या हो जाएगा आपका? x। सैंडविच कितने थे? 11। बनाना कितने थे? कॉमन रीजन लेट्स से ये क्या हो गया? तो सैंडविच ओनली कितना हो जाएगा? 11 माइनस बनाना ओनली कितना हो जाएगा? 9 माइनस। अब यहां से दोनों केसेस निकलेंगे। ये वाला कौन सा केस है? डिसजॉइंट किसके लिए निकलता है? मिनिमम वैल्यूज के लिए। बच्चों बात समझ आ रही है कि नहीं? सबसेट किस लिए निकलता है? जी बच्चों, सबसेट किस लिए निकलता है? किस वैल्यूज के लिए? मैक्सिमम वैल्यूज के लिए सबसेट निकलता है, मैक्सिमम वैल्यूज के लिए। अब यहां पे वही क्या चीज आनी चाहिए? यूनिवर्सल सेट। यहां पे क्या आ जाएगा आपका? सैंडविच। यहां पे क्या आ जाएगा? बनाना। जरा तवज्जो दीजिएगा, यहां पे क्या आ जाएगा? x। क्या आ जाएगा यहां पे? x। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सैंडविच में कितने आ गए? याद रखें 24 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
11 इधर आ गए। 9 ने क्या कर लिया, क्योंकि उसके अल्फाज क्या थे, 11 ऑफ देम एट सैंडविच। अब ये ओनली भी हो सकता था या ये अलग अलग भी हो सकता था। 9 ने बनाना खाया, 11 ने सैंडविच खाया, 9 ने बनाना खाया। अब इन दोनों को मिला के कितने हो गए, अभी भी 4 बच्चे, अभी भी 4 बच्चे। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? 4 बच्चे अभी भी क्या हैं, रहते हैं। वो नेचुरली कहां सेट हो जाएंगे, फिर वो एक्स में सेट हो जाएंगे। कहां पे सेट हो जाएंगे, यहां पे। तो मिनिमम वैल्यू आउटर जोन की और कॉमन जोन दोनों की कितनी हो गई, कॉमन जोन की 0 हो गई, आउटर जोन की कितनी हो गई, 4 हो गई। बात समझ आई कि नहीं आई? कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा ना, नंबर ऑफ पीपल हु एट बोथ कोई भी नहीं है, लेकिन उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 बच्चे फिर रह जाएंगे ना जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, इसकी तरफ आ जाएं। ये भी क्या है आपका, यूनिवर्सल सैंडविच, बनाना और एक्स। यहां पे एक्स लिख देता हूं। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? सैंडविच कितना था, बनाना कितना था, ये कितना हो जाएगा, माइनस। बात समझ आ रही है कि नहीं? लुक एट द व्हाइट बोर्ड वंस अगेन। सैंडविच कितने थे, 11, बनाना कितने थे। अब अगर इन दोनों को ऐसी तरह छोड़ दूं तो 20 हो जाएगा ना, सैंडविच वाले 20 हो जाएंगे, बनाना वाले 9 रहेंगे, वो ठीक रहेगा। लेकिन सैंडविच वाले क्या हो जाएंगे, क्योंकि सैंडविच वाले सर्कल में कौन कौन आ रहा है, सेट और सॉरी सैंडविच और बनाना दोनों आ रहे हैं, और 20 हो जाएगा, जो कि सवाल में क्या लिखा हुआ है उसने, 11 है। तो इसको 11 में बैलेंस भी करना है, तो यहां से 9 क्या करोगे आप, तो इधर क्या हो जाएगा, सैंडविच में अभी भी 11 ही है, बनाना में अभी भी कितने हैं, 9 है। कितने रह गए टोटल, 9 और 10 11 हो गए, 9 और 2 कितने हो गए, 11। टोटल कितने थे आपके पास बच्चे? अब मुझे बताओ सैंडविच में कितने बच्चों ने सैंडविच खाया, 11 ने। कितने बच्चों ने बनाना खाया, 9 ने। ये केस कौन सी वाली वैल्यूज हमें देता है, इसलिए हम लोगों ने कौन सा ले लिया, मैक्सिमम के लिए सबसेट और मिनिमम के लिए डिसजॉइंट ले लिया। अब जब यहां पे 2 और 9 मिलके 11 बना रहे हैं, तो पीछे रह कितने गए, 13 बैलेंस कहां पे हो जाएंगे, फिर यहां पे हो जाएंगे। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? क्लियर हुई? अब उसने कहा था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु एट बोथ कितने आ गए, ज्यादा से ज्यादा दोनों कौन खा सकते हैं, दोनों चीजें कौन, 9। यानी बोथ का मतलब है कॉमन रीजन कितना, मैक्सिमम कॉमन रीजन कितना, तो वो मैक्सिमम कॉमन रीजन कितना हो सकता है इस केस में, 9। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 13 या 4। एक्स की लीस्ट, एक्स क्या था, जिन्होंने कुछ नहीं खाया। जब ज्यादा सारे लोगों ने बनाना खाया तो इस वक्त ज्यादा सारे लोग खाली भी रह जाएंगे। जब 9 ने बनाना खाया, 11 ने सैंडविच खाया, तो फिर 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं खाया। बैलेंस करके रेक्टेंगल में अभी भी हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, यहां पर भी कितनी आ रही है, दोनों केसेस में 24 को एक्सीड ना करे। समझ आ रही बात कि नहीं? तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है हमारे पास, सॉरी लार्जेस्ट है, तो 13 हो जाएगी ना। फिर तो यहां पे कितनी आ जाएगी, 13, यहां पे कितनी आ जाएगी, 9। ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु एट बोथ, ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। और ये कब आएगा, इस डिसजॉइंट वाले केस में। एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, सिर्फ 4 नंबर थे इसके आपके इन वैल्यूज को लिखने के। आंसर स्पेस में इन 4 वैल्यूज का आंसर लिख दें। ए का आंसर 9, बी का आंसर 13, सी का आंसर 0, डी का आंसर 4। बात समझ आ गई? एक नोट लिखें, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉमन जोन अकर्स, जल्दी लिखें प्लीज। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉमन जोन अकर्स, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ, इसको बोलते हैं कॉमन जोन, ठीक है ना, ये रेड वाले को।
the greatest possible value of common zone occurs when the smaller set becomes complete, when the smaller set becomes complete subset of the bigger set. When the smaller set becomes the complete subset of the bigger set. Complete part of the bigger set बोल लें या subset बोल लें. Becomes complete part of the bigger set या subset बोल लें. And also the greatest value of the outer zone occurs. And also the greatest value of the outer zone occurs. And also the greatest value of the outer zone occurs in the same subset case. In the same subset case. Note number 2 लिखें. The minimum value of the outer zone and common zone occurs. The minimum value of the outer zone and common zone occurs. बाकी बच्चों को बुला लें अंदर पहले से ही. The minimum value of the outer zone and common zone occurs Aisha. The minimum value of the outer zone and common zone occurs when both sets do not overlap. The minimum value of the outer zone and common zone occurs when both sets do not overlap. That is, they are disjoint. That is, they are disjoint sets. No common region. ब्रैकेट में लिखें no common region. ब्रैकेट में लिखें no common region. जनरल लेआउट बना लें. 2 डायग्राम्स बनाए. जनरली 2 डायग्राम्स बनाए. यह आ जाएगा मैक्सिमम केस. इसके पॉइंट्स क्या हैं? मैक्सिमम कॉमन रीजन, मैक्सिमम आउटर रीजन. समझ आ रही है? इसका लिखें. यह है मिनिमम केस के लिए. इसका है मिनिमम कॉमन रीजन, दैट इज 0. ठीक है? और मिनिमम आउटर रीजन. ये नहीं पता कितना होगा लेकिन मिनिमम होगा. ठीक है ये बात कि नहीं? यहां पे कॉमन रीजन क्या है? ये वाला. ठीक है? और आउटर रीजन कौन से वाला है? ये दोबारा ड्रॉ करके इनको ऐसे रख लें अपने पास.